ये मेक्सिको की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल है। ऊंची जालीदार बाड़ें, विशाल निगरानी टावर। यह क्षेत्र नो फ्लाई जोन है। इस जेल को अजेय माना जाता है, फिर भी आज कोई भाग जाएगा। यह व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड है, एल चापो। वह कोई हिंसा का उपयोग नहीं करेगा और न ही वह बाट पर चढ़ेगा। वह बस एक शॉवर में जाएगा और गायब हो जाएगा। यह कहानी है कि कैसे एल चापो मानव इतिहास के सबसे सफल ड्रग डीलरों में से एक बन गया, कैसे उसे दशकों तक अधिकारियों द्वारा खोजा गया और कैसे वह बार बार उनसे बच निकला। और यह कहानी है कि कैसे एक हॉलीवुड अभिनेता के साथ साक्षात्कार और एक खराब होती कार इंजन ने अंततः उसे पकड़वा दिया। जोआक्विन आर्किवाल्डो गुज़मैन लोएरा का जन्म 4 अप्रैल 1957 को एक गरीब परिवार में हुआ था, जो मेक्सिको के सिएरा माद्रे पहाड़ों के गांव लाटूना में रहता था। यहाँ के लड़के बड़े होकर अंतरिक्ष यात्री, फायर फाइटर या डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं रखते। वे ड्रग तस्कर बनना चाहते हैं। ये पैसा कमाने का एक तरीका है और पैसा बाहर निकलने का एक रास्ता है। लोग गुज़मैन को एल चापो कहते हैं क्योंकि उनकी ऊंचाई कम है। वह 1 मीटर 67 से अधिक नहीं बढ़ते। एल चापो स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं। वह प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं करते। इसके बजाय वह अपना समय मारिजुआना और पोस्ता के खेतों में काम करने में बिताते हैं, जो एक पारिवारिक परंपरा है। कम उम्र से ही एल चापो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं। वह स्थानीय ड्रग क्षेत्र के बड़े नामों से दोस्ती करता है। मैक्सिकन संगठित अपराध में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सबसे पहले वह तथाकथित समस्या समाधानकर्ता बन जाता है। जब भी ड्रग्स की खेप का ट्रक समय पर नहीं पहुंचता, एल चापो जिम्मेदार व्यक्ति को हटा देता है। उसका अडिग रवैया उसे भरोसेमंद बनाता है और वह ग्वाडलाजारा कार्टेल के सरगना के करीब आ जाता है। जब बॉस गिरफ्तार हो जाता है, एल चापो व्यापार को चलाते रहते हैं। अंततः अन्य तस्करों के साथ अपनी खुद की संगठन सिनालोआ कार्टेल स्थापित करते हैं। वह कोकीन और हेरोइन को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचाने के लिए हवाई जहाज, ट्रक और रेलगाड़ियां संगठित करता है और वह सीमा पार करने के लिए सुरंगें भी बनाता है, जो कई वर्षों बाद काम आएंगी। उन शुरुआती वर्षों में एक घटना वास्तव में एल चापो को सुर्खियों में ला देती है। यह जुआन जीसस पोसादास है। वह ग्वाडलाजारा के आर्च बिशप हैं और एक कार्डिनल है, जो चर्च में सबसे ऊंचे पदों में से एक है। पोसादास एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। वह गरीबों के लिए समर्थन करते हैं और सार्वजनिक रूप से मादक पदार्थों के व्यापार की निंदा करते हैं। अभी वह वेटिकन के एक राजदूत से मिलने के लिए हवाई अड्डे की ओर जा रहा है। उसी समय एल चापो और उसके बॉडीगार्ड पार्किंग में आते हैं। वे समुद्र तटीय रिसोर्ट शहर प्यूर्टो वलार्टा के लिए उड़ान पकड़ने आए हैं, जो पार्टी करने के लिए एल चापो की पसंदीदा जगहों में से एक है। हमें नहीं पता कि इस पार्किंग में आगे क्या हुआ। एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि कार्डिनल जीवित नहीं रहेगा। यह आधिकारिक संस्करण है। ये भाई तिजुआना से एक ड्रग तस्करी ऑपरेशन चलाते हैं। वे एल चापो और उसके कार्टेल के साथ युद्ध में हैं। वे ड्रग तस्करी के क्षेत्र के लिए लड़ते हैं और किसी तरह उन्हें पता चलता है कि एल चापो उस दिन हवाई अड्डे पर होगा। तो भाइयों में से एक और बंदूकधारियों का एक समूह उसे घात लगाने के लिए वहां दौड़ता है। जब वे उसे और उसके बॉडीगार्ड्स को देखते हैं तो वे अपनी कारों से बाहर निकलते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। एल चापो और उसके लोग टर्मिनल बिल्डिंग की ओर भागते हैं, पार्किंग में कारों के पीछे छिपते हुए। गोलियों की बारिश हो रही है, लेकिन किसी तरह वे बिना चोट खाए भागने में सफल हो जाते हैं। असफल हत्या के प्रयास में 7 लोग मारे जाते हैं, जिनमें कार्डिनल भी शामिल है। यह घटनाओं का वह संस्करण है जिसे अधिकारी सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करेंगे। पोसादास गोलीबारी के बीच फंस गए, गलत समय, गलत जगह। लेकिन इस कहानी पर संदेह है, उनकी मौत संयोग नहीं लगती। फोरेंसिक विशेषज्ञ बाद में कहेंगे कि यह संभव है कि बंदूकधारियों ने जानबूझकर कार्डिनल को मारा। उन्हें करीब से 14 बार गोली मारी गई थी। बाद में अधिकारियों ने सुझाव दिया कि बंदूकधारियों ने कारों को गलत समझा था। एल चापो नियमित रूप से एक सफेद मर्करी ग्रैंड मार्क्विस चलाता है, वही मॉडल जिसमें उस दिन पोसादास बैठे थे। बंदूकधारियों ने सोचा कि यह एल चापो की कार है और गोली चलाई, लेकिन कार्डिनल ने अपनी पोशाक पहनी हुई थी जब उन्हें गोली मारी गई। वह बिल्कुल भी ड्रग लॉर्ड की तरह नहीं दिख रहे थे। अगर बंदूकधारियों ने उन्हें करीब से मारा तो वे उन्हें एल चापो के साथ कैसे भ्रमित कर सकते थे। एल चापो वर्षों बाद पोसादास के उत्तराधिकारी एक गंभीर आरोप लगाएंगे। उनका दावा है कि कार्डिनल की हत्या राज्य का अपराध थी। यह एक अपराध था जो राज्य द्वारा किया गया था, जिसे संघीय न्यायिक पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया, अर्थात पीजीआर की पुलिस द्वारा। वो मानता है कि पुलिस ने मैक्सिकन सरकार के लिए हत्या की। पोसादास ने सरकारी अधिकारियों पर इन कार्टेल से संबंध होने का आरोप लगाया था। आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है। 1993 में ग्वाडलाजारा हवाई अड्डे पर वास्तव में क्या हुआ था?
ये एल चापो की पत्नी, उसके बेटे और उसके सबसे करीबी साझेदारों में से एक है। सिर्फ 2 महीने पहले एल चापो को पकड़ लिया गया और अल्टीप्लानो अधिकतम सुरक्षा जेल में लाया गया। अब समूह उसे बाहर निकालने की योजना पर काम कर रहा है। वे जेल से 1 किलोमीटर दूर एक पुरानी संपत्ति खरीदने से शुरू करते हैं। इसके बाद वे पास में एक पुराना गोदाम खरीदते हैं। या वे हथियार और एक बख्तरबंद पिकअप ट्रक रखते हैं। फिर वे एक बहुत ही विशेष काम के लिए मजदूरों को काम पर रखते हैं, एक उन्नत सुरंग खोदने के लिए। (1993) में ग्वाडलजारा हवाई अड्डे पर गोलीबारी के बाद मैक्सिकन सरकार ने एल चापो पर इनाम रखा। केवल 2 सप्ताह में उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया। वह कार्डिनल की मौत के लिए जिम्मेदार होने से इनकार करता है। वह जोर देकर कहता है कि वह गोलीबारी का लक्षित व्यक्ति था। आखिरकार अधिकारी उस पर विश्वास करते हैं। वे उसे हत्या के लिए आरोपित नहीं करते, केवल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए। उसे मैक्सिकन जेल में 20 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वह जेल के पीछे से भी सिनालोआ कार्टेल चलाता रहता है। अपने वकीलों के माध्यम से वह अपने सबसे करीबी सहयोगियों को आदेश देता है। उसे डोरियां खींचने के लिए कमरे में होने की जरूरत नहीं है। उसका साम्राज्य फुसफुसाए गए निर्देशों और सटीक समन्वित चालों पर चलता है। कभी कभी असली शक्ति दूर होती है। एनीडेस्क के साथ आप कहीं से भी किसी भी डेस्कटॉप तक पहुंच सकते हैं। ये सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करता है। विंडोज, मैक, iOS, लिनक्स, जो भी हो, पूरी तरह से सुरक्षित और उच्चतम प्रदर्शन के साथ। यदि आप अपना बड़ा डेस्कटॉप साथ लिए बिना थोड़ी देर के लिए धूप वाले मेक्सिको में काम करना चाहते हैं, तो एनीडेस्क एक उत्तम उपकरण है। हमारी टीम के लोग सचमुच इसे हर समय उपयोग करते हैं। एनीडेस्क कनेक्शन इतना तेज है कि अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर के पीसी में बैठे हैं। ये तब भी बिल्कुल सही है जब आप अपने दोस्त या सहकर्मी की सॉफ्टवेयर समस्या को दूर से, बिना किसी रुकावट, बिना किसी सीमा, बिना किसी बिचौलिए के और डेटा को निजी रखते हुए ठीक करना चाहते हैं। अपनी साम्राज्य को दूर से किसी भी सेटअप पर कहीं से भी चलाने के लिए anydesk.com फोरम पर जाएं। सन 2001 में एल चापो ने जेल में जीवन से तंग आ गया। साथ ही मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून को मंजूरी दी जो अपराधियों को अमेरिका भेजने में आसानी करता है। बाहर निकलने का समय। उसके पहले जेल से भागने का आधिकारिक संस्करण शानदार है। उसने कथित तौर पर एक गार्ड को रिश्वत दी जो उसे कपड़े धोने की गाड़ी में चढ़ने में मदद करता है। गार्ड फिर गाड़ी को सेल से बाहर गलियारों से होते हुए और बिना सुरक्षा वाले गेट से पार्किंग लॉट तक धकेलता है। एल चापो बाहर कूदता है और एक कार की डिक्की में चढ़ जाता है। गार्ड अंदर बैठता है और बाहरी जेल गेट तक गाड़ी चलाता है। एक त्वरित तलाशी के बाद कार को जाने दिया जाता है। कोई भी डिक्की की जाँच नहीं करता। लेकिन फिर से ये सिर्फ आधिकारिक कहानी है। कई लेखक और पत्रकार इसे नहीं मानते। एक का तर्क है कि जेल के चेक पॉइंट्स में गर्मी और गति सेंसर लगे थे जो किसी भी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि एक बिल्ली को भी पहचान सकते थे। इसका मतलब है कि अलार्म बज जाते। इसके बजाय पत्रकार का सुझाव है कि एल चापो ने शायद पुलिस की वर्दी पहनकर अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के साथ जेल छोड़ी हो। किसी न किसी तरह प्रणालीगत भ्रष्टाचार ने संभवतः भूमिका निभाई और एल चापो ने अपनी नई मिली स्वतंत्रता का उपयोग किया। आने वाले वर्षों में मैक्सिकन कार्टेल परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल जाता है। सन 2002 में तिजुआना कार्टेल के नेता की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो जाती है। उन भाइयों में से एक जिसने कथित तौर पर हवाई अड्डे पर एल चापो की हत्या करने की कोशिश की थी। 1 साल बाद गल्फ कार्टेल के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 2 प्रमुख कार्टेल बिना नेतृत्व के हैं। एल चापो एक अवसर देखता है। वह तिजुआना और गल्फ क्षेत्र में प्रवेश करता है जिससे क्रूर लड़ाई शुरू हो जाती है। न्यूवो लारेडो, जो अमेरिका मैक्सिको सीमा के साथ एक क्षेत्र है, लगभग युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। मैक्सिकन सेना के पूर्व बल एल चापो के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वे गल्फ कार्टेल के बचे हुए लोगों से भिड़ते हैं जिनके मुख्य लड़ाकों को आंशिक रूप से अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। शुरुआत में हिंसा के कारण 1000 से अधिक मौतें होती हैं, जिनमें से कई नागरिक होते हैं, और यह तो बस शुरुआत है। साल 2006 में फिलिप कैल्डेरॉन मैक्सिको के नए राष्ट्रपति बनते हैं। संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए दृढ़ संकल्पित वो कार्टेल्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं और सेना को तैनात करते हैं। हिंसा 2007 से 2014 के बीच मैक्सिको में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के दौरान 1,60,000 से अधिक लोग मारे गए। इन खून खराबे के वर्षों में एल चापो उभरता है। वह दुनिया का सबसे वांछित अपराधी बन जाता है। सिनालोआ कार्टेल को इतिहास के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक में बदल देता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका को कोकीन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और फेंटेनाइल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बन जाता है। एल चापो का कार्टेल 50 देशों में संचालित होता है और हर साल अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है। इसके बदले एल चापो अत्यधिक धनी बन जाता है। अंततः फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की सूची में शामिल हो जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बंद रखना मुश्किल है। एल चापो के बचाव कमांडो को उसकी जेल की कोठरी का सटीक स्थान जानने की जरूरत है, इसलिए वे एक खाद्य वस्तु के रूप में छुपाकर उसकी जेल की कोठरी में एक GPS घड़ी तस्करी कर लाते हैं।
अब मजदूरों को पता है कि उन्हें किस दिशा में खुदाई करनी है। 1 साल के दौरान वे एक जटिल सुरंग खोदते हैं। एक सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई जटिल निर्माण जो बनाने में लगभग $5 मिलियन की लागत आती है। सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी और 1.70 मीटर ऊंची है। इसे लकड़ी के फ्रेम से मजबूत किया गया है। वहाँ लाइट्स और यहाँ तक कि एक वेंटिलेशन सिस्टम भी है। सुरंग खोदने से बहुत सारी मिट्टी निकलती है, इसलिए मजदूर एक रेल प्रणाली बनाते हैं जिसमें एक मोटरसाइकिल को अनुकूलित किया जाता है ताकि मिट्टी को सुरंग से बाहर ले जाया जा सके। निर्माण को बाद में एक भागने वाले वाहन के रूप में भी काम करना है। लेकिन एल चापो पहली बार एल अल्टीप्लानो में कैसे पहुंचा? सुरंग से मिट्टी बाहर निकालना, निर्माण को बाद में एक बचाव वाहन के रूप में भी कार्य करना है। लेकिन एल चापो पहली बार एल अल्टीप्लानो में कैसे पहुंचा? एंड्रयू होगन ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के एक एजेंट हैं। वह पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड को गिराना चाहते हैं, शायद इतिहास में। वर्तमान में वह सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि एल चापो को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोई टास्क फोर्स, कोई टीम, यहाँ तक कि एक भी संघीय एजेंट नियुक्त नहीं है। इसलिए वह एक स्पेनिश कक्षा लेते हैं और मेक्सिको जाने की तैयारी करते हैं। इस बीच अमेरिका में एंड्रयू के एक सहयोगी को एल चापो के ब्लैकबेरी का पिन मिल जाता है। उसके आंतरिक सर्कल के किसी व्यक्ति की मदद से वो उसके फोन को छुट्टी के रिसोर्ट काबो सैन लुकास में ट्रैक करता है। सहकर्मी तुरंत एंड्रयू को फोन करता है। वे उत्साहित हैं और इसलिए वे जानकारी मैक्सिको के अधिकारियों को देते हैं। डीए और मैक्सिकन पुलिस जल्दी से उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां एल चापो के छिपे होने की संभावना है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। फिर वे एल चापो के फोन सिग्नल को रिसोर्ट के पास 3 में से 1 हवेली तक सीमित कर देते हैं, काबो सैन लुकास। इस बार ये सही है, वह वहां है। लेकिन बलों के पहुंचने से पहले एल चापो पीछे के दरवाजे से बस भाग जाता है। किसी तरह वह बिना पकड़े एक हवाई पट्टी तक पहुंच जाता है और सुरक्षित रूप से उड़ान भरता है। एल चापो हमेशा एक कदम आगे लगता है। वह लगातार अपने सिम कार्ड और फोन बदलता रहता है और बस अधिकारियों को मात देता है। एक डीए एजेंट ने कथित तौर पर कहा, अगर एल चापो दूतावास के सामने वाली सड़क के पार स्टारबक्स में खड़ा होता तो भी मैक्सिकन उसे नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन एंड्रयू होगन हार नहीं मानते। मई 2012 में वह अपने परिवार के साथ मेक्सिको सिटी चले जाते हैं और सिनालोआ मामले की जिम्मेदारी संभालते हैं। आने वाले महीनों में वह और उनकी टीम एल चापो के करीबी सदस्यों को पकड़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वे कार्टेल की जटिल संचार प्रणाली, कितनी बार नंबर बदले जाते हैं, संभावित कोड नाम और जीपीएस स्थानों का पता लगाते हैं। धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगती है। एक दिन ऐसा लगता है कि एल चापो किसी अधीनस्थ से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है और वह अपने एक ड्राइवर को उसे लेने के लिए भेजता है। होगन उसके फोन को ट्रैक करता है। ड्राइवर अंततः कुलियाकान में एक जगह पर पहुंचता है। ये सिग्नल 5 घरों के समूह की ओर ले जाता है। होगन दर्जनों मैक्सिकन मरीन, हेलीकॉप्टर और ट्रकों के साथ एक पकड़ने का ऑपरेशन आयोजित करते हैं और वह खुद इस मिशन में शामिल होते हैं। वे संपत्ति को घेर लेते हैं और अंदर धावा बोलते हैं, लेकिन एक बार फिर एल चापो गायब है। इसके बजाय उन्हें एक अजीब तरीके से रखे गए बाथटब का पता चलता है जो एक सुरंग के प्रवेश द्वार को ढक रहा है जो कुलियाकान के सीवरों में जाता है। लेकिन इस बार मरीन एल चापो का पीछा करने में सफल रहते हैं। 3 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उसके आदमियों में से एक माजातलान के तटीय शहर में एक होटल में गया था। मरीन होटल की 4थी मंजिल पर प्रवेश करते हैं। वे कमरे 401 में घुसते हैं, सीधे बेडरूम की ओर बढ़ते हैं। एल चापो अपने परिवार के साथ है। वो एक असॉल्ट राइफल के साथ बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है। उसकी पत्नी सैनिकों से विनती करती है कि उनकी बेटियों को नुकसान न पहुंचाए। थोड़ी देर बाद एल चापो आत्मसमर्पण कर देता है। उन्होंने उसे पकड़ लिया। एंड्रयू होगन का काम अब पूरा हो गया है। उन्होंने ग्रह के सबसे वांछित व्यक्ति को पकड़ लिया और वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित है जो उनके साथ मेक्सिको चले गए थे। तो वे एक विमान में सवार होकर वापस अमेरिका जाते हैं। इस बीच एल चापो अल्टीप्लानो जाता है। अमेरिका उसके प्रत्यर्पण के लिए जोर दे रहा है। यह शायद उसका अंत होगा, उसके शासन का अंत, एक और सुरंग का समय। बचाव दल और श्रमिक एल चापो की सेल के शॉवर के सटीक स्थान का पता लगाने में सफल होते हैं। वे एक 10 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर मार्ग बनाते हैं जो सुरंग को सेल से जोड़ता है, जिसमें एक सीढ़ी भी शामिल है। सारी खुदाई और ड्रिलिंग से बहुत शोर होता है। कई कैदी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन गार्ड उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। एल चापो की बचाव टीम बिना किसी हस्तक्षेप के सीधे उसकी जेल की कोठरी में 5 मिलियन की सुरंग को पूरा करने में सफल हो जाती है। बस अब सेल के फर्श को तोड़ना बाकी है और वह दिन आ ही गया। एल चापो अपने बिस्तर पर बैठा है। एक निगरानी कैमरा उसे करीब से देख रहा है। कैमरा ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है। आप टेलीविजन सुन सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, लेकिन आप जोर से धमाके की आवाजें भी सुनते हैं। शायद कोई सेल के फर्श को तोड़ रहा है।
इसके बाद एल चापो अपनी कोठरी में ऊपर नीचे टहलने लगता है। कुछ समय बाद वह शॉवर स्टॉल की ओर जाता है, झुकता है और वापस अपने बिस्तर पर चला जाता है। वह हटाता है। दूसरा, फिर वह शॉवर की दीवार के पीछे चलता है और बस गायब हो जाता है। वह जमीन में बने छेद से होकर निकलता है। ये केवल 50 बाई 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। 1 मीटर नीचे उसे सीढ़ी पर पैर रखने की जगह मिलती है। वह 10 मीटर नीचे जमीन में उतरता है जब तक कि वह सुरंग तक नहीं पहुंच जाता। कोई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। संभवतः उसकी पत्नी का भाई बचाने वाला रेल पर मोटरसाइकिल पर बैठा है। एल चापो उसके पीछे चढ़ जाता है। एक साथ वे 1.5 किलोमीटर की सवारी करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो एल चापो और उसका साथी एक छोटी सी सीढ़ी से बाहर निकलने के शाफ्ट तक चढ़ते हैं। वे निर्माण सामग्री से ढके एक अधूरे घर में पहुंचते हैं। बाहर एक एटीवी खड़ी है। वे थोड़ी दूरी तक चलाकर एक गोदाम तक जाते हैं और एक SUV में बदलते हैं। फिर वे 2 घंटे तक ड्राइव करते हैं जब तक कि वे एक हवाई पट्टी पर नहीं पहुंच जाते। एक विमान पहले से ही इंतजार कर रहा है। इसमें सवार होते हैं, उस्मानाबाद के लिए उड़ान भरते हैं। 2 महीने बाद एल चापो के बेटों में से एक ट्वीट पोस्ट करता है, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप पहले से ही जानते हैं किसके साथ। इसके साथ एक फोटो संलग्न है, संभवतः उसके पिता के साथ। ट्वीट में एक स्थान टैग किया गया है, कोस्टा रिका। 1 सेकंड के लिए पीछे चलते हैं। इस शानदार भागने के बारे में कुछ बातें बस मेल नहीं खाती। गार्ड्स के स्क्रीन देखते हुए वीडियो फुटेज है जब एल चापो गायब हो जाता है। फिर भी उन्हें उसकी सेल की जांच करने में 20 मिनट लगते हैं। वे अंततः प्रवेश करने और भागने के छेद की जांच करने से पहले कुछ और मिनट इंतजार करते हैं। इसके अलावा यह असंभव लगता है कि ऐसा सुरंग बनाना वास्तव में बिना ध्यान दिए हो गया। आखिरकार कैदियों ने ड्रिलिंग के शोर की सक्रिय रूप से शिकायत की थी। अधिकांश मैक्सिकन मानते हैं कि यह भागने की घटना अंदरूनी काम थी। एल चापो की दूसरी जेल से भागने के तुरंत बाद जेल के वार्डन और 2 अन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद 4 मैक्सिकन अधिकारियों पर आरोप लगाया गया। इनमें से 2 मैक्सिको की सीक्रेट सर्विस के सदस्य थे जो जेल में तैनात थे। अन्य 2 गार्ड थे जो नियंत्रण कक्ष में बैठकर एल चापो की कोठरी की निगरानी कर रहे थे। आरोप यह है कि उन्होंने ड्रग लॉर्ड के गायब होने के बाद अलार्म नहीं बजाकर एल चापो को कीमती समय दिया और एल चापो वो फिर से पृथ्वी पर सबसे वांछित अपराधियों में से एक बन जाता है। उसे अंततः न्याय के कटघरे में लाने का दबाव पहले से कहीं अधिक है। शिकार शुरू हो चुका है। फिर एल चापो एक पागल कदम उठाता है। उसे पता है कि उसे मेक्सिको में एक किंवदंती माना जाता है और वह और भी अधिक प्रसिद्धि चाहता है। बड़े पर्दे पर उसके जीवन पर एक फिल्म। शॉन पेन पहले से ही उनके बारे में एक प्रोडक्शन में शामिल है। साथ में मैक्सिकन अभिनेत्री केट डेल कास्टेलो भी है। कास्टेलो एल चापो और उसके सहयोगियों से संपर्क करने में सफल होती है। अंततः एल चापो उनसे और शॉन पेन से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए सहमत हो जाता है ताकि फिल्म के बारे में बात की जा सके, जबकि तकनीकी रूप से वह फरार है। यह मुलाकात की एक तस्वीर है। शॉन पेन ने एल चापो का साक्षात्कार लिया उनकी ड्रग लॉर्ड के रूप में करियर के बारे में, एक कहानी जो बाद में रोलिंग स्टोन द्वारा प्रकाशित की गई। इसमें पेन ने खुलासा किया कि एल चापो की सुरंग के इंजीनियरों को जर्मनी भेजा गया है 3 महीने के व्यापक अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए, जो जेल के नीचे के निम्न जल स्तर से निपटने के लिए आवश्यक है। ये एक रोमांचक पढ़ाई है। उसकी मुस्कान के पीछे उसके चेहरे के भाव में एक निस्संदेहता है। जब मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, चाहे वह बोल रहा हो या सुन रहा हो, एक सवाल मन में आता है, क्या है जो एक आदमी की आंखों से सभी संदेह हटा देता है? क्या यह शक्ति है, प्रशंसनीय स्पष्टता या निष्ठुरता? लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार यह साक्षात्कार जांचकर्ताओं के लिए एल चापो के करीब पहुंचने का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। जाहिर है इस दौरान वे पेन और कास्टेलो की गतिविधियों पर बहुत। यह 9 अक्टूबर 2015 है। मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस सिनालोआ के पहाड़ों में उसके करीब पहुंच रही हैं। कुछ समय बाद वे वास्तव में उसे देख लेते हैं। उसके साथ केवल एक बॉडीगार्ड है। ये उनका क्षण है। वे उनके पीछे दौड़ते हैं, उन्हें इलाके में पीछा करते हुए। जैसे ही वे करीब आते हैं, एल चापो एक चट्टान से गिर जाता है। उसका बॉडीगार्ड उसे ढूंढता है और उसे जंगल की गहराई में ले जाता है। स्पेशल फोर्सेस उन्हें देख नहीं पाती और वे भाग जाते हैं। एक विनाशकारी विफलता। लेकिन अधिकारी शिकार नहीं छोड़ते। जनवरी 2016 में उन्हें एक और मौका मिलता है। मरीन एक बार फिर एल चापो को तटीय शहर लॉस मोचिस में ढूंढने में सफल होते हैं। सुराग एक सफेद वैन से किए गए टैको ऑर्डर से मिलता है। गवाह कहते हैं कि ड्राइवर एल चापो के आदमियों में से एक है। मरीन कार की निगरानी शुरू करते हैं। यह अंततः उन्हें एक सुरक्षित घर तक ले जाता है। कुछ घंटों बाद सैनिक उस जगह पर धावा बोलते हैं। कार्टेल के बंदूकधारी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। मरीन अंततः दूसरी मंजिल तक पहुंचते हैं, फिर छत पर। लेकिन एल चापो गायब है। अपनी आदत के अनुसार वह और उसके एक बंदूकधारी एक छिपे हुए सुरंग के माध्यम से भाग गए। अभी वे एक जल निकासी सुरंग से थोड़ी दूरी पर एक वॉलमार्ट के ठीक सामने बाहर निकल रहे हैं। एल चापो और उसके बंदूकधारी को जल्दी से भागना है। वे एक कार चुराते हैं, बंदूकें ताने हुए। लेकिन कुछ ही ब्लॉक चलने के बाद कार खराब हो जाती है, इसलिए वे उसे छोड़ देते हैं और कीमती समय गंवा देते हैं। वे
वह और उसके एक बंदूकधारी ने एक छिपे हुए सुरंग के माध्यम से भाग निकले। अभी वे एक जल निकासी सुरंग से थोड़ी दूरी पर बाहर निकल रहे हैं, ठीक एक वॉलमार्ट के सामने। एल चापो और उसका बंदूकधारी जल्दी से भागने की जरूरत है। वे एक कार चुराते हैं, बंदूकें ताने हुए, लेकिन कुछ ही ब्लॉक चलाने के बाद कार खराब हो जाती है, इसलिए वे उसे छोड़ देते हैं और कीमती समय खो देते हैं। फिर वे एक और कार पर कब्जा कर लेते हैं और हाईवे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब पुलिस अंततः एल चापो को गिरफ्तार कर लेती है, जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड्स में से एक है, वह अधिकारियों से कहता है तुम सब मरने वाले हो। उसके 40 हत्यारे उसे छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसे मरीन के हवाले कर दिया जाता है और सब खत्म हो जाता है। एक दशक की लुकाछिपी के बाद, बार बार भागने के बाद, संभवतः प्रणालीगत भ्रष्टाचार द्वारा संरक्षित एल चापो को अंततः पकड़ लिया गया है। उसी दिन बाद में मैक्सिकन राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं, मिशन पूरा हुआ, हमने। जल्द ही एल चापो को संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया, जो एकमात्र चीज थी जिससे वह वास्तव में डरता था। 17 जुलाई 2019 को अपनी दूसरी भागने की घटना के 3 साल बाद उसे कोलोराडो की सुपरमैक्स जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं वह आज भी बंद है। सिनालोआ कार्टेल और अन्य मैक्सिकन कार्टेल पहले की तरह ही मजबूत हैं, जो बिना किसी रुकावट के वैश्विक संगठनों के रूप में काम कर रहे हैं। इस कहानी में और भी बहुत कुछ है जिसे हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सके, लेकिन जाहिर है नक्शों के प्रति जुनूनी एक वीडियो पत्रकार इसे बहुत जल्द उठाने वाला है। ओह हाय, प्यारे तुम्हारे। हम आपको जानकारी देते रहेंगे।